हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शर्मा आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एमएनएस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी गेट की तैयारी बहुत अच्छे से आप लोग सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, इसी तैयारी में हम हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन के बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन के पार्ट 1 को लेकर आए हैं। ये पार्ट गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क के क्वेश्चन में गेट में बहुत बार लगभग हर ईयर में 1 मार्क का क्वेश्चन इस पार्ट से जरूर आता है और ये पार्ट बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। इसमें कोई ऐसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं आते, बट इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। तो बस आप इसको समझिए और 1 नंबर आप आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को हिट नहीं किया है तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ आपको अपने गेट के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए डेली एक वीडियो मिलेगी और हम आने वाले दिनों में लाइव सेशन के थ्रू गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बॉइलिंग, आज हम बॉइलिंग के पार्ट को समझेंगे। इस वर्ड को आपने अपने बचपन से देखा होगा, अपने घरों में, अपने किसी दूसरे बाहर की साइड। इस फिनोमिना को आप रिलेट कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ से। मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए गिलास के केटल में कुछ वाटर को फिल कर कर उस फिनोमिना को रिकॉर्ड किया और यहाँ पर आपको मैंने डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की है। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, कुछ सेकंड का है और उसके बाद हम बॉइलिंग से जुड़े हुए एक एक स्टेप को डिटेल में समझेंगे। वो आपको समझना बहुत आसान होगा इससे रिलेट करते हुए। तो चलिए आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ फीलिंग आई होगी कि बॉइलिंग कैसी होती है। तो चलिए अब हम समझते हैं एक एक करके इस बॉइलिंग के टर्म्स को। ओके, तो बॉइलिंग जो होती है वो होती है लिक्विड टू वेपर फेज चेंज प्रोसेस। ओके, एंड लिक्विड टू वेपर फेज चेंज तो एवोपरेशन भी होता है। तो आप कैसे बोलेंगे कि किसी प्रोसेस में एवोपरेशन हो रहा है या बॉइलिंग हो रही है? तो सबसे पहले हम इसी को समझते हैं। तो एवोपरेशन किसे बोला जाता है? एवोपरेशन बोला जाता है जब लिक्विड एंड वेपर का इंटरफेस होता है। सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए, एवोपरेशन क्या होता है? लिक्विड एंड वेपर का इंटरफेस। ओके, और इस लिक्विड वेपर इंटरफेस में जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड का वो लेस देन होता है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर के। इसको मैं आपको बताता हूं। और दूसरी तरफ जब हम बॉइलिंग की बात करते हैं तो बॉइलिंग होता है लिक्विड एंड सॉलिड इंटरफेस। सॉलिड एंड लिक्विड इंटरफेस। और बॉइलिंग के केस में जो टेम्परेचर होता है सरफेस का वो थोड़ा सा ज्यादा होता है सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड के। चलिए अब आप यहाँ पे इमेजिन कीजिए आपके पास एक लेक है। ओके, और इस लेक में कुछ वाटर फिल है। ठीक है, अब ओपन एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है कुछ 30 डिग्री सेल्सियस और इस लेक का टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस। ओके, लेकिन होगा क्या, यहां से वाटर्स के जो वेपर्स हैं वो इंक्रीज होना शुरू करेंगे और वो जो वेपर्स जनरेट होंगे वो क्यों जनरेट होंगे? क्योंकि
जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा सैचुरेशन प्रेशर के। ओके, आपको पता होगा कि कोई भी लिक्विड कब इवोपरेट होना शुरू होता है, जब उसका वेपर प्रेशर उसके सैचुरेशन प्रेशर से बराबर या कम हो जाए। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी लिक्विड का अगर वेपर प्रेशर 1 हो जाता है एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, तब वो वेपर जो वो लिक्विड होता है वो बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब हम किसी लेक की बात करते हैं तो उस केस में बॉइलिंग तो नहीं हो रही, क्योंकि टेम्परेचर तो उसका 100 डिग्री नहीं पहुंचा। वाटर का केस में 100 डिग्री इज द सैचुरेशन टेम्परेचर, क्योंकि एक एटमॉस्फेयर प्रेशर पर जब वो पहुंच जाता है तब वाटर का जो टेम्परेचर नोट होता है दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहां पर क्या होगा कि 30 डिग्री सेल्सियस या किसी भी ओपन एटमॉस्फेयर में जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो लेस देन हो जाएगा लिक्विड के सैचुरेशन प्रेशर के, तो वहां पर इवोपरेशन पॉसिबल होगा। दूसरी बात, इवोपरेशन के केस में बबल फॉर्मेशन नहीं होता। आपको ये हमेशा याद रखना है, नो बबल फॉर्मेशन। ओके, चलिए अब बात करते हैं बॉइलिंग की। अब आपके पास एक बीकर है जो मैंने आपको यहाँ फिल करके वीडियो में भी बताया, और इस बीकर में आपके पास जो लिक्विड है तो ये जो सॉलिड के इंटरफेस से हीट गेन करेगा, इसका टेम्परेचर आप अगर 100 रखेंगे तो क्या ये बॉईल करेगा? नहीं करेगा। आपको इस सॉलिड का इंटरफेस 100 से ज्यादा रखना पड़ेगा, वेदर इट इज 105 और 110 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो होगा क्या कि ये जो सरफेस का टेम्परेचर है वो सैचुरेशन टेम्परेचर से ज्यादा हो गया, और ओपन एटमॉस्फेयर की वजह से एक एटीएम पर जो वाटर का लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट होता है इट इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो सरफेस टेम्परेचर है इट इज ग्रेटर देन द सैचुरेशन टेम्परेचर, और इस केस में बॉइलिंग होना शुरू हो जाएगी। और ये बॉइलिंग होगी किस तरीके से, उसके हम एक एक पॉइंट को अभी समझते हैं। आपने ओवरऑल समझ लिया बॉइलिंग एंड एवोपरेशन में क्या डिफरेंस है। दोनों ही केसेस में लिक्विड टू वेपर चेंज होता है फेस, बट एवोपरेशन किस तरीके से फॉर्म होता है और बॉइलिंग किस तरीके से फॉर्म होता है, अगर ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछता है तो आपको ये आंसर देना आना चाहिए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बॉइलिंग इज अ लिक्विड टू वेपर फेस चेंज प्रोसेस जस्ट लाइक एवोपरेशन, बट देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोसेस। ओके, यहां पर आपको बताया था एवोपरेशन अकर्स एट द लिक्विड वेपर इंटरफेस, आपको ये याद रखना है। व्हेन द वेपर प्रेशर इज लेस देन द सैचुरेशन प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर। ओके, नाउ बॉइलिंग अकर्स एट द सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव मार्क्स में। आपको कोई अलग से थोड़ी ना पूछेगा कि आप बॉइलिंग समझाओ पूरा, नहीं, वो इन्हीं पॉइंट से आपके लिए क्वेश्चन फॉर्म करेंगे। when the liquid is brought into contact with surface maintained at temperature Ts and sufficiently above the saturation temperature. Okay, now the next point, evaporation process, there is no bubble formation or bubble motion। यानी कि evaporation के केस में बबल का फॉर्मेशन नहीं होता। अब देखते हैं बॉइलिंग कितने टाइप की होती है। सो बॉइलिंग टाइप होती है पूल बॉइलिंग एंड फ्लो बॉइलिंग। ओके, अब पूल बॉइलिंग आप किसको बोलेंगे, आपको पूल वर्ड से पता चल रहा होगा, पूल का मतलब होता है किसी एक जगह पर कुछ इकट्ठा होना। ठीक है, तो पूल बॉइलिंग इज अ बॉइलिंग वेयर द फ्लूइड इज स्टेशनरी। ओके, एंड द फ्लो बॉइलिंग which is occurred by the flow of liquid
तो हमारे जो सिलेबस में है, आपको ये पता चल गया पूल बॉइलिंग क्या है, फ्लो बॉइलिंग क्या है। तो हमारे जो सिलेबस में, गेट में, एकेडमिक्स में जो हमको कवर करना है केमिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट सिस्टम में, उसमें हमें पढ़ना है पूल बॉइलिंग। फ्लो बॉइलिंग ग्रेजुएशन में नहीं है, ओके, और ना ही ये गेट में पूछा जाता है। तो आपको सिर्फ ये पढ़ना है पूल बॉइलिंग क्या होती है, उसके डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना कैसे होते हैं। चलिए, तो अब समझते हैं पूल बॉइलिंग। जैसे मैंने आपको बताया, पूल बॉइलिंग इज एन स्टेशनरी फ्लूइड, ये आपको पता होना चाहिए। द मोशन ऑफ द बबल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बायोंसी फोर्स। अभी मैंने आपको बोला कि जब कोई स्टेशनरी फ्लूइड है, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था नेचुरल कन्वेक्शन के केसेस में, तो नेचुरल कन्वेक्शन का फिनोमिना कब होता था, जब डेंसिटी डिफरेंस होती थी, और वहां पर किस फोर्स को हम कंसीडर करते थे, दैट इज बायोंसी फोर्स। तो यहां पर आपको याद रखना है। पूल बॉइलिंग इज फर्दर क्लासिफाइड एज सबकूल्ड बॉइलिंग एंड सैचुरेटेड बॉइलिंग। अब ये सबकूल्ड बॉइलिंग क्या है? अब आप मान लीजिए आपके पास एक, इस बीकर में आपके पास एक फ्लूइड है और आप इस सरफेस टेम्परेचर को यहां पर सेट कर चुके हैं 120 डिग्री सेल्सियस, ओके। अब होगा क्या कि स्टार्टिंग में जो मैंने आपको यहां पर वीडियो में भी बताया, मैं आपको एक बार और बताकर दिखाता हूं। देखिए, जब से हमने स्टार्ट किया इसको हीट करना, तो इस केस में यहां पर ये हीट होना शुरू हो रहा है, और यहां तक के केस में ये बॉयल होना स्टार्ट हुआ, तो पूरा तो बॉयल नहीं हुआ। तो जब हम स्टार्ट करते हैं बॉइलिंग, तो पूरे लिक्विड का टेम्परेचर 120 तो नहीं होगा, किसी लेयर का होगा 102, किसी लेयर का होगा 103, और किसी लेयर का होगा 105, ओके। नाउ ये क्या होगा कि बॉइलिंग अभी स्टार्ट हो रही है और हर लोकेशन का टेम्परेचर डिफरेंट है फ्रॉम द अबव और फ्रॉम द बिलो लिक्विड लाइन। तब उस केस में हम उसको बोलते हैं सबकूल्ड बॉइलिंग। एंड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द होल लिक्विड इज सिमिलर, देन द बॉइलिंग इज कॉल्ड सैचुरेटेड बॉइलिंग। अब हमारे जो गेट के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है पूल बॉइलिंग कर्व, जहां से हर बार एक नंबर का क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो सबसे पहले हम उसको समझते हैं। अब पूल बॉइलिंग कर्व, यहां मैंने आपको एक डायग्राम की हेल्प से बताया है। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर को लिया गया है, जिसको यहां पर बोला जाता है डेल्टा टी एक्सिस। और ये डेल्टा टी एक्सिस क्या है? टीएस क्या है? सरफेस टेम्परेचर। और टी सैचुरेशन क्या है? ये है सैचुरेशन टेम्परेचर। तो यहां हमने इस एक्स एक्सिस पर डेल्टा टी एक्सिस लिया है, यानी आप कितना डिफरेंस इंक्रीज कर रहे हैं, ओके। और इसके जो वाई एक्सिस पे हमने वैल्यू ली है, वो ली है क्यू डॉट बॉइलिंग की, बॉइलिंग रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ओके। नाउ अब यहां पर मैंने आपको कुछ पॉइंटों से मिलकर बताया है। इसको मैंने अगर बोल दिया 0 पॉइंट है ये वाला, तो 0 टू ए टू बी टू सी एंड डी एंड एन ई लास्ट में। अब इन सभी पॉइंट्स के बीच में हर एक फिनोमिना डिफाइन किया जाता है। तो आप यहां पर देखिए, नेचुरल कन्वेक्शन ऑफ बॉइलिंग, ये 0 टू ए तक डिफाइन है। 0 टू ए तक नेचुरल कन्वेक्शन ऑफ बॉइलिंग डिफाइन है। उसके बाद है ए टू सी, न्यूक्लिएट बॉइलिंग। अभी मैं आपको बताऊंगा एक एक करके कि नेचुरल कन्वेक्शन ऑफ बॉइलिंग आप कैसे समझेंगे, न्यूक्लिएट बॉइलिंग आप कैसे समझेंगे। और सी टू डी है ट्रांजिशन बॉइलिंग, एंड डी टू ई है फिल्म बॉइलिंग, ओके। चलिए, सबसे पहले आप एक बीकर को यहां पे भी इमेजिन कर लीजिए, बहुत आसान होता है फिर समझना। चलिए, ये आपके पास एक लिक्विड है और यहां पर आपने सरफेस का टेम्परेचर दे दिया
कुछ 120 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे ही आप यहां पर हीट देना शुरू किया तो होगा क्या, ये जो सबसे बॉटम की लाइन का टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज होना शुरू होगा और वो अपनी हीट सबसे जो एडजेसेंट लिक्विड होगा उसको ट्रांसफर करेगा और बॉटम लाइन के लिक्विड पर हीट आते से ही उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी, ये हीट गेन कर लेगा और जैसे ही ये हीट गेन करेगा ये अपर साइड ऊपर की तरफ जाने लगेगा और ये वाले बबल्स कोलैप्स हो जाएंगे क्योंकि इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये टॉप लेयर तक जा सके। तो होगा क्या कि एक सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, उस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं नेचुरल कन्वेक्शन। यहाँ पर आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं दिया, ना कोई एजिटेटर लगाया ना कोई पंप लगाया। तो सबसे पहले जो लेयर हीट गेन करी उस लेयर के थ्रू जो सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ उसको बोलते हैं नेचुरल कन्वेक्शन। ठीक है, सबसे पहले नेचुरल कन्वेक्शन हो गया तो अब थोड़ी थोड़ी हीट सब लेयर में पहुंचने लगी। उसके बाद क्या होगा कि जब आप टेम्परेचर को थोड़ा और राइज करेंगे, सपोज Ts इक्वल टू 135 डिग्री सेल्सियस, तब होगा क्या कि इन जो लिक्विड की लेयर है डाउन साइड वाली उसमें बबल्स में एनर्जी और आएगी क्योंकि वो और हीट गेन करेंगे। उस केस में बबल जो होंगे वो ऊपर की तरफ राइज अप होना शुरू करेंगे, लेकिन यहां पर दो स्टेप है ए टू बी। ए टू बी जब होगा जब डेल्टा टी एक्सिस 5 से 10 डिग्री का डिफरेंस होगा वाटर के केस में, तब जो बबल होंगे वो कोलैप्स कर जाएंगे जैसे ही फॉर्म होंगे, मतलब यहां वो बने बबल और यहां से थोड़ा सा ऊपर जाते ही ये कोलैप्स हो गए और अपनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर दी इस लिक्विड सरफेस पे। ओके, लेकिन जैसे ही डिफरेंस 10 टू 30 के बीच में आएगा तो यहां से बबल जनरेट होकर शुरू होगा और टॉप लेयर तक जाके उसके बाद वो रैप्चर होगा। यानी कि अगर यहां से यहां तक जाना है तो बबल को सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब आपने क्या किया, एनर्जी बढ़ाते गए और बबल अपनी एनर्जी गेन कर कर टॉप लेयर तक गए और पूरे सिस्टम को हीट अप करना शुरू कर दिया और बबल का फॉर्मेशन होना भी मैक्सिमम हो गया क्योंकि जो एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं वो है लिक्विड बबल्स। ओके, तो पॉइंट सी पर आने के बाद यहां बोला जाता है मैक्सिमम और क्रिटिकल हीट फ्लक्स, यानी एट पॉइंट सी ये हमारा मैक्सिमम है हीट ट्रांसफर। मैक्सिमम हीट रेट। ओके, तो पॉइंट सी पर आने के बाद ये जो एनर्जी सिस्टम है वो मैक्सिमम हो जाएगा। अब इस पर आने के बाद जैसे ही हमने अपनी एनर्जी को और बढ़ाया, यानी टेम्परेचर का सोर्स हमने कर दिया 140 या 145 डिग्री सेल्सियस, तो होगा क्या कि जो सरफेस है यहां और इसके थोड़ा सा ऊपर आने के बाद इतनी सी लेयर में एक वेपर जनरेट होना शुरू हो जाएंगे लिक्विड के, और वो लिक्विड वेपर्स एज अ रेजिस्टेंस काम करेंगे किसके, लिक्विड और सॉलिड के इंटरफेस के बीच में। आप समझे, जब आप सी पॉइंट को जैसे ही क्रॉस करेंगे तो होगा क्या कि लिक्विड के बीकर में सरफेस के पास जो लिक्विड की लेयर है वो वेपराइज हो जाएगी और वेपराइज होने के बाद वो लिक्विड सॉलिड इंटरफेस के बीच में एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी। तो टेम्परेचर को बढ़ाने के बावजूद आपकी जो हीट ट्रांसफर रेट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और ये डिक्रीज होते हुए आएगी पॉइंट डी तक। पॉइंट डी आप रीच कर जाएंगे, वहां तक हीट ट्रांसफर रेट कम होती गई। अब अचानक से
होगा क्या कि जितने भी सॉलिड सरफेस पर ये जो बबल का फॉर्मेशन था, बबल के फॉर्मेशन के बाद ये जो पूरा एरिया था ये अचानक से कोलैप्स कर जाएगा और एकदम से हीट जनरेट होना शुरू हो जाएगी बाय फिल्म बॉइलिंग। ये कोलैप्स कर जाएंगे तो ये जो लिक्विड बन रहे थे, ये जो ड्रॉपलेट बन रहे थे, वो बबल्स के अंदर का जो वेपर है वो क्रिएट कर रहा था रेजिस्टेंस। तो जब आप डी पॉइंट क्रॉस करेंगे तो यहाँ बबल फॉर्मेशन होना बंद हो जाएगा और यहाँ पे डायरेक्टली लिक्विड लेयर हीट ट्रांसफर में पार्टिसिपेट करने लग जाएगी और इस पॉइंट को बोला जाता है लिंडन फोर्स्ड पॉइंट, जहां Q सबसे मिनिमम होती है। तो आपको दो चीजें याद रखने को मिली यहां पर, C पॉइंट जिसे बोला जाता है मैक्सिमम हीट रेट, हीट फ्लक्स, और इसको बोलते हैं क्रिटिकल हीट रेट, ये भी आपको याद रखना है। और D पॉइंट क्या होता है? लिंडन फोर्स्ड पॉइंट। आप जब भी किसी सरफेस पर बॉइलिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको डिजायर वैल्यू होती है कि आप पॉइंट सी के पास रहें। आपको किस तरीके की सिस्टम स्टेब्लिश करना है कि आप सी पॉइंट को अचीव कर लें। आप हमेशा ये कोशिश करते हैं कि सी पॉइंट आपके सिस्टम में अचीव हो जाए और अगर आप डी पॉइंट को अचीव करेंगे तो उस केस में आपको मिलेगी क्यू मिनिमम, जो आप डिजायर वैल्यू नहीं चाहते किसी भी सिस्टम में, क्योंकि आप एनर्जी दे रहे हैं इतनी सारी और आपको हीट रेट कुछ भी ना मिले। ठीक है, तो ये लीस्ट डिजायरेबल पॉइंट है। उसके बाद फिल्म बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाती है और डी पॉइंट के बाद बहुत सारे केसेस में देखा गया है रिसर्चर के द्वारा कि यहाँ पर बर्नआउट पॉइंट आ जाता है। बर्नआउट पॉइंट आप कभी आगे जाके अगर बुक से पढ़ेंगे तो इसको जरूर पढ़िएगा, बर्न आउट पॉइंट। इस पॉइंट पर होता क्या है कि जो हमारा सॉलिड सरफेस है या हीटिंग एलिमेंट है वो ब्रेक कर जाता है। ओके, और ब्रेक करेगा तो क्या होगा? आपकी बॉइलिंग स्टॉप हो जाएगी। सही है ना? बॉइलिंग जब सरफेस ही खराब हो गया तो हीट होगी कैसे? तो आपको यहाँ पर क्या क्या याद रखना था? सी पॉइंट और डी पॉइंट के बारे में और हर सेक्शन के बारे में। तो मैंने आपको यहाँ बताया सबसे पहले जो फिनोमिना होता है उसे बोलते हैं नेचुरल कन्वेक्शन, उसके बाद होता है न्यूक्लिएट बॉइलिंग, उसके बाद होता है ट्रांजिशन बॉइलिंग। ट्रांजिशन क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टू मिनिमम पहुंच रही है, ट्रांजिशन ही हो रहा है। एंड एट द लास्ट फिल्म बॉइलिंग। आपको ये वाला सीक्वेंस हमेशा याद रखना है। बॉइलिंग के केस में सबसे पहले नेचुरल होगी, फिर बबल बनेगा, बबल के बाद मैक्सिमम टू मिनिमम होगी और लास्ट में फिल्म बॉइलिंग होगी। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से कि इस तरीके के क्वेश्चन बॉइलिंग सिलेबस से पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गेट 2020 का जो इसी साल पेपर हुआ था, उसमें बॉइलिंग से पूछा गया क्वेश्चन कौन सा था। तो पढ़िए, लिंडन फोर्स फिनोमिना रेफर्स टू, फर्स्ट पॉइंट इज कंडेंसेशन ऑफ वेपर ऑफ एन कोल्ड सरफेस, the exchange of heat between two solids, the melting of forced, film boiling and evaporation of liquid droplet falling on a very hot surface। आप 30 सेकंड लीजिए और इस क्वेश्चन के आंसर को अपने आप इवेल्यूएट करिए, मैं आपको बताता हूं। आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया होगा। तो चलिए, लिंडन फोर्स पॉइंट क्या था प्रीवियस वीडियो में? ये जो था मिनिमम पॉइंट, और इस पॉइंट पे हुआ क्या था कि आपकी जो हीट थी वो डिक्रीज होना शुरू कर दिया था। और ये डिक्रीज होना क्यों शुरू किया था? क्योंकि बीकर में लिक्विड और सॉलिड के बीच में एक रेजिस्टेंस जनरेट हो गया था। तो चलिए, तो इस हिसाब से जो डी पॉइंट है वो है फिल्म बॉइलिंग एंड एवोपरेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट फॉलिंग ऑन अ वेरी हॉट सरफेस। तो आपका राइट आंसर हो गया डी। अब ए क्यों नहीं है?
हमारी कंडेंसेशन की तो बात ही नहीं हुई। बी पॉइंट है द एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन टू सॉलिड, लिक्विड की बॉइलिंग में कभी भी दो सॉलिड आए नहीं आए। द मेल्टिंग ऑफ फोर्स्ड, ऐसी भी कोई बात लिंडन फोर्स पॉइंट पर नहीं हुई। तो बचा ऑप्शन सिर्फ डी। अगर आपको ये भी नहीं पता होता राइट आंसर तब भी आप एवेल्युएट कर लेते रॉन्ग आंसर से। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2019 में। जो क्वेश्चन था, पूल बॉइलिंग इक्विपमेंट ऑपरेटिंग अबव एम्बिएंट टेम्परेचर इज यूजुअली डिजाइंड टू ऑपरेट। ए ऑप्शन इज फार अबव द क्रिटिकल हीट फ्लक्स, नियर द क्रिटिकल हीट फ्लक्स, फार अबव द लिंडन फोर्स पॉइंट, नियर द लिंडन फोर्स पॉइंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही इसका आंसर आ गया होगा, नहीं तो आप 10 सेकंड लीजिए, मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर है बी, नियर द क्रिटिकल हीट फ्लक्स। मैंने आपको यहां पर एक डायग्राम बनाकर जो बताया था, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या था, ऐसा कुछ था। और इस पॉइंट को बोला जा रहा था सी, जिसे बोल रहे थे क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट पे क्या था, मैक्सिमम था हीट। तो हम हमेशा क्या चाहते हैं कि आपके इक्विपमेंट में हम जितनी भी एनर्जी दें, हमको उसके रिटर्न में मैक्सिमम आउटपुट मिले। ठीक है, तो क्या आप फार अबव द क्रिटिकल हीट फ्लक्स, क्या आपको इसके ऊपर चाहिए? नहीं चाहिए। लिंडन फोर्स पॉइंट के पास चाहिए? नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो मिनिमम पॉइंट था। तो मिनिमम पॉइंट भी आपको नहीं चाहिए, नियर भी नहीं चाहिए, तो आपका आंसर हो गया नियर द क्रिटिकल हीट फ्लक्स। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गेट 2013 में, जो कि था इन अ पूल बॉइलिंग एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग फिनोमिना वर ऑब्जर्व्ड। नेचुरल कन्वेक्शन, फिल्म बॉइलिंग, ट्रांजिशन बॉइलिंग, न्यूक्लियेट बॉइलिंग। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ देयर अकरेंस। यानी आपको इनको अरेंज करना है इनके होने के टाइम पर। चलिए आपको मैं दोबारा से वो डायग्राम बना के बता देता हूं। आप जब तक अपने मन में सोचिए और अपनी रफ कॉपी से क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। देखिए मैंने आपको जो डायग्राम में बताया था उसका मतलब क्या था, 0 टू ए में क्या हो रहा था, नेचुरल हो रहा था। ठीक है, फिर ए टू सी क्या हो रहा था, न्यूक्लिएट हो रहा था। सी टू डी क्या हो रहा था, ट्रांजिशन हो रहा था, है ना। और डी टू ई क्या हो रहा था, फिल्म बॉइलिंग हो रहा था। यानी कि सबसे पहले क्या होगा, पी, फिर ए टू सी पर क्या होगा, न्यूक्लियेट बॉइलिंग, एस, डी सी टू डी क्या होगा, ट्रांजिशन बॉइलिंग, आर, और डी टू ई क्या होगा, फिल्म बॉइलिंग, क्यू। पी एस आर क्यू, पी एस आर क्यू इज डी ऑप्शन, सो डी इज करेक्ट। तो आपने देखा कि हम अगर किसी भी फिनोमिना या किसी भी कॉन्सेप्ट को थ्योरेटिकल बेसिस पे अच्छे से सीख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपको 30 सेकंड या 1 मिनट से ज्यादा तो ले ही नहीं सकता। कितने सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने सभी बैचमेट जूनियर के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और आने वाले वीडियो में हम कंडेंसेशन पार्ट को कवर करेंगे, जो इसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे भी क्वेश्चन हर गेट में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने गेट की तैयारी को हम अच्छे से अच्छा कर सकेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में।